वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, हम सिंध में बसते हैं तो हमारी तबाही आ जाए। नमस्कार दोस्तों, अब कई बार पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तरफ से कई सारे स्टेटमेंट आते रहते हैं कि भाई साहब हम इंडिया ने अगर जंग मुसल्लत की तो हम भी नहीं बैठेंगे, घुस के मारेंगे। लेकिन उसके बाद फिर से कोई स्टेटमेंट आ जाता है, बाजवा की सीक्रेट मीटिंग जो होती है उससे बातें बाहर आ जाती है कि भाई हमारी आधी तोपों को जंग लग चुका है, तोपों को यहाँ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए ऑयल भी नहीं है हमारे पास। और कहने का मतलब है कि 1-2 दिन से ज्यादा इंडिया के साथ हम टिक नहीं पाएंगे, अगर लड़ाई हो गई, अगर युद्ध हो गया तो यहाँ पर भी ओरिया मकबूल आप सब जानते होंगे इसको। ये एक नंबर का मतलब कि उकसाने वाला है। जब कभी भी इंडिया के बारे में बात होगी, कोई भी बात इसके मुंह से अच्छी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर ये भाई साहब कबूल कर रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पर लड़ाई होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो पाकिस्तान में तबाही आ जाएगी। हालांकि पूरे वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें ये भी कहता है, मतलब ये गज़वाए हिंद और ये सारी बातें भी करता है। तो ये भी कहता है कि अभी हमारा टाइम नहीं है, हमारा जब टाइम आएगा तब हम कर सकते हैं। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सूरत हाल के अंदर भारत ये लड़ाई लड़ सकता है जब उसके तमाम हमसाया मुल्क उसके खिलाफ पाकिस्तान इधर से पड़ गया। एक बात बताऊं, मसला सारा ये होता है कि ये जो रिलीजियस फर्वर के तहत आप लोगों को खड़ा करते हो ना, ये मुकद्दस जंग जो है ये हमने नहीं लड़ी, सिर्फ मुसलमानों ने, दुनिया पूरी में मुकद्दस जंग का हाल यही है। आप मुझे ये बताइए कि जिस वक्त यूरोप के पास खाने को कुछ नहीं था, जिस वक्त यूरोप जो है तबाह बर्बाद था, पूरे का पूरा जो था, तो उस वक्त यूरोप ने सलीबी जंगें लड़ी। जबकि आप सोचें कि प्लेग की सूरत हाल से गुजर चुके हुए थे और बहुत सारे ऐसे मसाइल थे। यही हाल इंडिया का है। इंडिया के अंदर जो जिन लोग हैं, जो उनके जो हिंदुत्व के खास वो हैं, वो समझते ये हैं कि ये अब वो जंग आ चुकी है कि जिस जंग का हमसे कभी वादा किया गया था। अब वो मोदी को बेसिकली तैयार किस लिए किया गया था? मोदी को इसी काम के लिए तैयार किया गया था। और उस तैयारी के पीछे आप देखें, ठीक है, एक तो इन्होंने तैयार किया ना, एक में अल्लाह तबारक व तआला की वो बुनियादी तौर पर जो स्कीम ऑफ द इवेंट है जिसको हम समझते नहीं है। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जो समझते थे कि इंडिया जो है उसमें हिंदू जो है उतने से तो कौन बोलता है, हिंदू तो आराम से बैठे हुए पुरसुकून कौम है, तो वो ये अंदाजा नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला उस आखिरी गज़वे के लिए चीजें तैयार कर रहा है। और उसमें 1925 में जिस वक्त ये बनी है हिंदुत्व, तो कोई सोच सकता था कि इतने से चंद लोग जो नागपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो एक दिन भारत में इलेक्शन जीत जाएंगे और उनको कोई हराने के काबिल नहीं होगा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक कैफियत ऐसी बन जाएगी। कोई सोच सकता था कि 1947 के अंदर खास तौर पर रेड क्लिफ जो है वो कश्मीर को इंडिया के हवाले कर जाएगा और कुछ नहीं तो पठानकोट उधर दे दे, रास्ता ना मिले। अगर पठानकोट ना दिया होता तो आज जिस वक्त कश्मीर हमारे पास है, कश्मीर भी हमारे साथ होता। तो ये सारी स्कीम ऑफ द इवेंट जो है इस मालिक के कायनात जो है वो बन रहा था। इस तकदीर के इवेंट में होना क्या है मैं आखिर बता दूं। इसमें पाकिस्तान को बहुत होशियार रहना चाहिए। अच्छा। और इस जंग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बिल्कुल दूर रहना। उसकी एक वजह, और अगर जंग मुसल्लत हो गई, नहीं मुसल्लत 10 दिन में जो लाइन ऑफ कंट्रोल बस उसकी एक वजह यह है कि मैं ये समझता हूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खराब सिंध मिनल हिंद वो खराब अल हिंद मिनल सिंध, कि अगर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, हम सिंध में बसते हैं तो हमारी तबाही आ जाएगी। अच्छा। लेकिन ये बात तो फिर अब बच कैसे सकते? नहीं बच, इसमें बताओ ना, ये वार्निंग्स है ना रसूलुल्लाह की। बेसिकली आपने कहा बहरहाल पूरी देखें ना, ये वार्निंग्स है ना। तो अगर वो करेगा तो आप किसने, क्योंकि उस वक्त का इंतजार करें कि जिस वक्त इंडिया जो है इस सतह पे आ जाए कि जब आपको गज़वा हिंद का टाइम आ जाए, उस वक्त तक अपने आप को संभाल। अच्छा, इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या है खास तौर पर जब मैं जो देख रहा हूं वो रसूलुल्लाह की हदीसों की ताज़ा तरीन सूरत हाल कि अगर ये बड़ी जंग हो जाती है और पाकिस्तान इस जंग से किसी न किसी सतह पहलू तक बचा लेता है, जो थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो जाता है, कई सारे मुल्क होंगे जो इकट्ठे होंगे जिनको तुम लेके आओगे, और ये बाउंड्रीज जो हैं अब फ्लूइड हो जाएंगी। क्योंकि अब जब चाइना की लड़ाई शुरू होनी है तो इसके अंदर दुनिया में कूदना तो है, तो अब ये बाउंड्रीज जो है 2021 के अंदर अब जी रीड्रॉ होने का टाइम आ गया हुआ है। देखिए आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले जिस वक्त पेंटागन स्ट्रेटजी आई थी तो हमने इससे बहुत तफसील से गुफ्तगू की थी कि पेंटागन ने इस पूरे रीजन के अंदर अपने लिए बहुत सारे हलीफ हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं
और पेंटागन ये चाहता है कि कुछ भी हो जाए, चाइना बेशक अच्छी पावर बने, इकोनॉमिक पावर बने, उनके साथ उसकी इकोनॉमी तरक्की करे, लेकिन चाइना जो है वो किसी तौर पर भी इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने के लिए ना आए, खुसूसन वो मार्केट जिसके ऊपर इस वक्त यूरोप का और अमेरिका का कब्जा, खुसूसन अमेरिका का कब्जा है। लेकिन नवंबर के अंदर एक पेंटागन स्ट्रेटेजी आई हमारे, क्या उन्होंने करना क्या है, और आप देखें कि इस पूरे रीजन के अंदर 3,70,000 अमेरिकी अफवाज जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं, और अमेरिका ने कहा कि यह अफवाज कम हैं, हम चाहेंगे कि हमारे पार्टनर जिनमें इंडिया है, जिनमें बांग्लादेश है, इनमें और जापान है, ये भी हमें कुछ फौजी दें ताकि हम इसके अंदर उसको रखें। और उसके साथ साथ ये था कि अमेरिका की शिप्स भी वहां, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि चाइना अपने समुद्र से जो चीजें निकालता है वो जब नीचे समुद्र में आती हैं तो एक इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान एक छोटी सी एक जगह बनती है जहां से जहाज गुजरते हैं। ये कुछ 15-16 किलोमीटर की जगह है, इसको कहते हैं बलाका कॉरिडोर। इस बलाका कॉरिडोर से वो गुजर के वो नीचे जाते हैं, और अगर वहां पर एक भी जहाज खड़ा कर दिया जाए तो उसकी हालत वही होगी कि जैसे ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मस की है, कि उस स्टेट ऑफ हॉर्मस पे अगर एक जहाज खड़ा हो जाए तो फिर यूएई हो, कतर हो, यमन हो, ब्लॉकेज हो जाती है फिर। और गवादर की खूबी ये है कि गवादर उस ब्लॉकेज से बाहर है। अमेरिका हो या नेटो ममालिक हो, नेटो ममालिक को शायद ना चाहे, लेकिन अमेरिका सिर्फ एक काम चाहता है कि इस जंग में कोई जीते या ना जीते, लेकिन जंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जीतना जो है खा अमेरिका को कोई परवाह नहीं, चीन जीते या अमेरिका जीते। और अगर जंग चल पड़ती है और जंग इस लेवल पे आ जाती है कि दोनों मुल्कों का मफाद जो है वो टकरा जाता है और ये खतरा पड़ जाता है कि चीन और इंडिया के दरमियान अगर लड़ाई होगी तो पाकिस्तान बीच में उसमें अनगल्फ हो जाएगा, और पाकिस्तान बीच में अनगल्फ होगा तो फिर तालिबान और अलकायदा की पूरी की बड़े स्टेशन फौज आ जाती है तो कश्मीर, तो फिर हम बीच में कूद पड़ेंगे और फिर हम यहाँ पर आप इंटरनेशनल फोर्सेज उतार देंगे और फॉर द पीस कीपिंग। और अगर पीस कीपिंग फोर्सेज भी उतार दी गई तो अगले 51 साल तक, 25 साल तक तो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाएगा, तो चाइना जिंदगी में कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता। अच्छा, तो ये है बुनियादी मंसूबा। इस मंसूबे के ऊपर उन्होंने इंडिया को कहा है कि आप जनाब आगे बढ़ के ना इस पे कुछ हरकत करें। दूसरी चीज ये है कि चाइना के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, एक बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान की अरब दुनिया के साथ तल्लकदारी जो है वो अब डिटोरिएट होती चली जा रही है मुसलसल। यूएई ने पाकिस्तानी वीज़ा जारी करना बंद कर दिए और जो मौजूद हैं उनको भी निकाल रहे हैं। कतर की भी यही सूरत हाल है। अरब दुनिया ने भी ओआईसी में कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराई। लगता है कि कश्मीर इसमें जो इनकी तल्लकदारी बिगड़ रही है इसमें एक मेजर फैक्टर है, आप कैसे देखते हैं? डेफिनेटली इसमें मेजर फैक्टर तो स्टार्ट तो वहीं से हुआ जी, कश्मीर के हवाले से ही। और जिस तरीके से जो अरब कंट्रीज़ हैं, स्पेसिफिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरबिया ने जिस तरीके से एक बहुत बुनियादी तब्दीली की ना, फंडामेंटल चेंज अपनी पॉलिसी में कश्मीर इशू पे, वो जो है ना पाकिस्तान के लिए एक शॉकिंग किस्म का फैक्टर था, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में शुरू में उन्होंने ओवर रिएक्ट किया। ऑल दो के बाद में उनको एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई, तो फिर उन्होंने उसको किसी तरीके से थोड़ा सा माइल्ड करने की जो है वो कोशिश की। तो उस वक्त ये क्लियर किस्म की फाइंडिंग सामने आई कि जनाब ये कश्मीर करते करते हमारा मसला ये है कि हमारी खुद जो पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो स्टेक पे लग गई है, और अगर हमारी इसी तरह की पॉलिसी जारी रही तो ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान से भी जाएं। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा हुआ कि हुक्मरान तबकात जो रूलिंग एलीट है, ख्वाह उसमें गवर्नमेंट हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, उन्होंने ओपनली तस्लीम किया कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमने पॉलिसी को इतना सख्त तरीके से चलाया है कि ऐसा ना हो कि ये हमें बैक फायर करे। तो उस पे दिस वाज रियली वेरी वेरी शॉकिंग फॉर पाकिस्तानी एलीट, चूँकि वो इसको फॉर ग्रांटेड लेते थे कि जी इस तरह का कभी भी कोई ज़रूरत हमें जब पड़ेगी तो फ़ौरन ओआईसी का इजलास बुलाना है और ओआईसी के थ्रू फिर कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर लॉबिंग करनी है, और उसके लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ज़ाहिर है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है। और जाहिर है कि ये कोई उन्होंने ऑल ऑफ सडन देखा नहीं कि इस दौरान इंडिया जो है वो बहुत सारे बैरियर
तोड़ के जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो वो अरब दुनिया के लिए एक समझ लें कि एक तरह की पाइपलाइन बन गया था। अब उसमें अरबों ने ये देखना था कि जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो वो इससे ज़्यादा तो इंडिया में भी है। उन्होंने इतने मुसलमानों का कौन सा अचार डालना है, अपने कौन से मुसलमान काम थे, तो उन्होंने कहा भाई मुसलमान तो ये भी हैं, लेकिन उसके ऊपर प्लस ये है कि इनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा स्किल्ड किस्म की जो है वो कुव्वत है। तो ये फिर पूरा एक पैकेज है। एक तो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज बदली, दूसरा जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका एटीट्यूड टूवर्ड इस्लामिक कंट्रीज़, जैसा कि आपने मिसाल दी कि ये जो 13 मुल्कों का वीज़ा उन्होंने बंद किया जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है उस फहरिस्त में, ये आम हालात में कोई सोच भी नहीं सकता था। इट वाज लाइक ए नाइटमेयर फॉर पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के इस तरीके की लिस्ट में जो है वो पाकिस्तान आ जाए। तो ये सारी चीज़ें सामने रख के तो आप इसको देखें तो ये इंडिया की एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है, जिसकी वजह से उसने स्लोली बट श्योरली जो है वो पाकिस्तान को रिप्लेस किया मिडल ईस्ट की। ना सिर्फ ये है कि इकनॉमिक मंडी, लेबर मंडी में, बल्कि वहाँ की जो तजारत है, डिप्लोमेसी है, इंटरडिपेंडेंसी है और जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं उसके मैदान में भी। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो सबसे बड़ा हथियार पाकिस्तान की रूलिंग एलीट इस्तेमाल करती रही कि जी हम मुसलमान हैं तो इसलिए हम जो मर्ज़ी करते रहें तो फिर भी लोग हमारे साथ रहेंगे दूसरी कंट्रीज़, ये जो एक इन्फ्लेटेड किस्म की एक उन्होंने बनाई हुई थी, उससे जो है ना हवा निकल गई कि एक दीनी मदरसा, इस्लामी दीनी मदरसा जहां पर बाकायदा रामायण और गीता की तालीम दी कश्मीर पे हुआ था, ये उससे भी बड़ी चीज है। आपके सामने कुरान रखा हुआ है तो साथ में आपने गीता भी रखनी है और साथ में आपने रामायण भी रखनी है बाकायदा। कि जब से मोदी है ना, इसने तो बेड़ा गर्क करके रखा। नमस्कार दोस्तों, अब हमारे योगी बाबा कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि भाई जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और जब से ये योगी यूपी के सीएम बने हैं, तब से खासकर यूपी में कई सारी चीज़ें चेंज हुई है। हालांकि अगर आप देखो तो वैसे पूरे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। अब बात यहाँ पर हो रही है कि यूपी के कई सारे मदरसे हैं, उसमें आप कुरान तो पढ़ाई जाती है लेकिन साथ में रामायण और गीता भी पढ़ाई जा रही है। और देख लीजिए, अब यहाँ पर अगर उल्टी सिचुएशन होती ना कि कोई गुरुकुल होता जिसमें रामायण गीता पढ़ाई जाती और साथ में कुरान पढ़ाई जाती, क्या सेक्युलरिज्म है भाई, भारत का मान गए। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाए तो नहीं होगा। अब आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मंदिर के अंदर कई सारे मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए परमिशन दी जाती है, कहते हैं कि यही तो इंडिया की खूबसूरती है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि मस्जिद के अंदर प्रार्थना की जाए, आरती की जाए, कोई हवन किया जाए, कभी कोई ऐसी सत्यनारायण की कथा की जाए? कभी आपने ऐसा नहीं सुना। तब खूबसूरती पता नहीं कहाँ चली जाती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। कश्मीर पे हुआ था, ये उससे भी बड़ी चीज है। आपको मैं बता नहीं सकता कि पूरी एक पॉलिसी बना के उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये होने जा रहा है, ये होना शुरू हो गया है। अब आप सोचे ना कि एक दीनी मदरसा, इस्लामी दीनी मदरसा जहां पर बाकायदा रामायण और गीता की तालीम दी जाए। गीता पढ़ने का क्या मकसद है भाई? वो नहीं पढ़ना चाहता, वो मदरसे में कुरान की तालीम हासिल करने गया है, उसको रामायण नहीं पढ़नी है। इसी तरह जैसे किसी हिंदू को कुरान नहीं पढ़ना तो ना पढ़े भाई, उसको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन यहां बाकायदा फोर्स किया जा रहा है। भगवा रंग क्या होता है? भगवान का रंग, ठीक है। हिंदुस्तान में दो किस्म के मदारिस हैं नाज़रीन। एक मदरसा वो होता है जिसको हुकूमत चला रही है, मतलब हुकूमत की फंडिंग से मदरसा चल रहा होता है। एक मदरसा वो होता है जिसको मुसलमान खुद मिल बांट के अपने खर्चे जमा करके उसको चलाते हैं। अब इन्होंने किया ये, इन्होंने पहले 100 मदारिस, इस्लामी दीनी मदारिस ऐसे कि जिनके अंदर जो उनका कंट्रोल हुकूमत के पास है, जिनकी फंडिंग हुकूमत के पास है, वहां पर इन्होंने लाजमी करार दे दिया कि अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं, आपके सामने कुरान रखा हुआ है, तो साथ में आपने गीता भी रखनी है और साथ में आपने रामायण भी रखनी है, आपने दोनों पढ़ना। मुरादाबादी साहब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का आइन की दफा 25 ये कहती है कि हर किसी को अपने मजहब की तालीम पढ़ने और प्रचार करने की आजादी है, तो आप किसी पे थोप कैसे सकते हैं? अब मैं आपको एजेंडा बताता हूं थोपा कैसे जा रहा है। और बड़ी अजीब बात आपको बताने जा रहा हूं नाज़रीन। भारत के जो मरकजी वजीर तालीम है रमेश पोखरियाल, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है
संस्कृत जिसे कहते हैं, ये अब बच्चों को संस्कृत सिखाई जाएगी ताकि वो रामायण समझ सके, चाहे वो गीता समझ सके। भाई मुसलमान बच्चे ने गीता रामायण समझ के क्या करना है, वो तो पहले ही दीन हक पे है मेरे भाई। खैर जनाब, अब आप सुनिए जरा आगे क्या होगा। इनका इरादा यह है कि अभी हमने 100 मदारिस को इसमें शामिल कर लिया है, 100 मदारिस में गीता रामायण पढ़ाई जा रही है, मजीद 500 मदरसों को हमने इसमें शामिल करना है। अच्छा, इसमें आपको सिखाया क्या जाएगा? इसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने गाय का ख्याल कैसे रखना है। अब आप हैरान होंगे कि भाई एक मुसलमान बच्चे का क्या काम है गाय का ख्याल। हाँ, अव्वल तो वो किसी किसान का बच्चा हो, समझ में आती है, और किसान के बच्चे को मदरसे में जाके सीखने की जरूरत नहीं कि गाय का ख्याल कैसे रखना है, उसके घर में उसको ये तरबियत मिल जाएगी। अब गाय का, अच्छा गौशाला साफ कैसे करनी है? गौशाला साफ करने का मतलब यह है गाय का गोबर आपने किस तरह से ठिकाने लगाना है, उसको चूम चूम के जैसे ये काम करते हैं, उसके पेशाब के साथ क्या करना है। बच्चों, मुसलमान बच्चों को यह बाकायदा लाजमी करार दे दिया गया कि वो ये सब सीखें। वहां पे क्यों बताया जा रहा है कि जनाब कि आपको रामायण पढ़नी है, आपको गीता पढ़नी है? जबरदस्ती थोपा जा रहा है। नाज़रीन, मुस्लिम रहनुमा इस पर अब सामने आए हैं, उन्होंने इस पर एतराज करना शुरू कर दिया है और यहां पर कहा जा रहा है कि हम आपको उर्दू में रामायण पढ़ाएंगे। यह बड़ी अजीब बात है। कहा जा रहा है कि दिवाली हिंदुओं का मुकद्दस त्यौहार है जिसमें देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ मुकद्दस किताबें रामायण को भी पढ़ा जाता है, लेकिन राजस्थान में एक जगह ऐसी है जहां रामायण के हम वाकयात और उर्दू शायरी में बयान किए जाते हैं। अब ये कर क्या रहे हैं जलगार? देखिए आपको संस्कृत समझने में टाइम लगेगा बच्चे को, फिर जाके वो रामायण पढ़ पाएगा। इन्होंने रामायण का तर्जमा किया उर्दू में और भगवत गीता का इन्होंने तर्जमा किया उर्दू में, और वो बच्चों को पढ़ाई जा रही है कि जनाब ये पढ़ो आप। ये कैसी धौंस है यार, बाकायदा कि जब से मोदी रहना इसने तो बेड़ा गर्क करके रखा। ये पता नहीं भारतीयों को हुआ क्या, उन्होंने क्यों दूसरी दफा वोट देकर इसको जिता दिया। तो जनाब अब ये बाकायदा तौर पे इसका ऐलान किया गया है, ये ख्वाब नहीं है उनका। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, ये बाकायदा उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है और इन्होंने कहा है कि जनाब ये आपको पढ़ना होगा। और ये होगा ये कि हाँ ये आरएसएस जो है, हाँ आरएसएस जो है ना वो इसके पीछे है। आरएसएस का किसको नहीं पता, सबको पता है। बीजेपी की जो आप यूं कह लें कि जो असल बीजेपी के पीछे हाथ है वो आरएसएस का ही। भारत ये समझता है कि अब जब भी लड़ाई होगी, जब भी जंग होगी, तो उसकी अफवाज को बैक वक्त चीन और पाकिस्तान की अफवाज के साथ पंजा आजमाई करना होगी। इसके हवाले से वो तैयारी भी कर रहा है। भारत में नई दिल्ली में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सरबराही उनके आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने की। उसके जुमे के दिन दो खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कल ही अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदर हैं उनको एक खत लिखा है, और इस खत का बुनियादी जो मतन है और जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान को ये खदशा है कि भारत एक दफा फिर मकबूजा कश्मीर में कोई बड़ी तब्दीली करने जा रहा है, और ये बहुत हैरान कुन डेवलपमेंट। अब वो कह रहे हैं कश्मीर की इतनी फर्दर डिविजन्स करना चाहते हैं कि लोग इवन कश्मीर का नाम तक भूल जाएं। मतलब उनकी तरफ से ये गैर मुसद्दिका इतलात हैं। मतलब जो कुछ अमित शाह जो उनके वज़ीर दाखिला हैं उनके साथ आकर मुलाकात की। उनके जो कश्मीर के मकबूजा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद फिर फ़ौरन ही एक मुलाकात शुरू हुई नई दिल्ली में, जिसमें शिरकत की जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत दोवल, रॉ के जो सरबराह है, रॉ के चीफ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इसी तरह इंडियन आईबी, उनके जो सीपीआरएफ जो रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसी तरह उनके जो जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जम्मू एंड कश्मीर, इनकी मुलाकात हुई। और ये नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई कश्मीर का चैप्टर ख़त्म करने की बात हो रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि चैप्टर ख़त्म हो चुका है, वहाँ के लोग बदल चुके हैं, और जो लोग थोड़े ज़्यादा भी जो प्रो पाकिस्तान थे, जो पाकिस्तान का झंडा लेकर कभी भी निकल पड़ते थे, सबको पता है कि वहाँ से फंडिंग आती थी, और इस टाइप की हरकतें करने से उनको जो एक रोज़ की मजदूरी होती है, रोज़ाना मजदूरी, वो मिला करती थी कि अगर आप पत्थरबाजी करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, अगर इस टाइप की चीज़ करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। यही सारी चीज़ें थी जो इनको प्रोत्साहित करती थी। लेकिन अब कुछ चीज़ें बदल चुकी है, कुछ नहीं सब कुछ चीज़ें बदल चुकी है। कश्मीर के अंदर अच्छा खासा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और जो चाहिए था, क्योंकि देखिए अब कई पिछले 1-2 साल से पत्थरबाजी भी स्टॉप हो चुकी है, और यही तो चाहिए था इंडिया को। क्योंकि देखिए वही फ़ोटोज़ फिर सर्कुलेट की जाती थी कि पत्थरबाजी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है।
लेकिन अब सब कुछ शांत है और यही चीज़ पाकिस्तानियों को अच्छी नहीं लग रही। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत ये समझता है कि अब जब भी लड़ाई होगी, जब भी जंग होगी, तो उसकी अफवाज को बैक वक्त चीन और पाकिस्तान की अफवाज के साथ पंजा आजमाई करना होगी। इसके हवाले से वो तैयारी भी कर रहा है और इस तैयारी के ज़मीन में दो अहम मुलाकातें हुई नई दिल्ली में जुमेरात और जुमे के रोज़। एक मुलाकात जुमेरात से जुमे तक जारी रही, 2 रोज़ जारी रही और एक मुलाकात जुमे के रोज़ हुई। यह अंदाज़ा होता है कि भारत कश्मीर के हवाले से खुसूसन कुछ बड़ा करने जा रहा है। लेकिन एक चीज आप नोट करें, 5 अगस्त 2019 के बाद से एक तवातर के साथ, एक तसलसल के साथ भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हों, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल हों, उनके वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर हों, उनके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हों, उनके आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हों या उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हों, या फिर आप अमित शाह की भी बात कर लें, ये तमाम लोग हैं। इनके बयानात में एक तसलसल मौजूद है। 2 बातें बार बार की जा रही हैं, तवातर के साथ की जा रही हैं। एक 1962 की भारतीय पार्लियामेंट की करारदाद और एक 1994 की भारतीय पार्लियामेंट की करारदाद का वो रेफरेंस देते हैं। वो ये कहते हैं कि एक्साई चिन हमारा है, जो कि इस वक्त चीन के पास है। वो ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा है और आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये वो 2 इलाके जो पाकिस्तान के पास हैं, ये भारत के हैं और भारत इनको इन 2 ममालिक से वापस लेगा। इस नारे और इस दावे के साथ तैयारी भारत कर रहा है और उसका इजहार उनके मुताद्दिद इंटरव्यूज़ में इन तमाम जिन लोगों का मैंने नाम लिया आपके सामने होंगे। अब जुमेरात और जुमे के रोज़ भारत में नई दिल्ली में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सरबराही उनके आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कल ही अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदर हैं उनको एक ख़त लिखा है और इस ख़त का बुनियादी जो मतन है और जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान को ये खदशा है कि भारत एक दफ़ा फिर मकबूजा कश्मीर में कोई बड़ी तब्दीली करने जा रहा है और ये बहुत हैरान कुन डेवलपमेंट सके। लेकिन ये जो 21 फरवरी को डेट जो भी थी फरवरी की, 25 फरवरी को जो मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई वहाँ पे सीट वायलेशन नहीं होगी और उसके बाद फिर मुख्तलिफ स्टेप्स एग्री हुए थे। पाकिस्तान ने उसमें पहले स्टेप में इन्होंने फैसला किया कि जो भारत के साथ वो तजारत को रिस्टोर करना चाह रहे थे, फैसला करके फिर हमने वापस ले लिया। तो जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट अब आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान फिर सस्पेक्ट कर रहा है कि भारत की तरफ से कोई और मूव हो सकती है, तो क्या जो पाकिस्तान की तरफ से आपके ख्याल में जो पहले कुछ चीजें तय हुई थी उसके ऊपर अमल दरामद ना करना इसकी वजह थी? चंद रोज पहले एक दफ्तर खारजा ने स्टेटमेंट भी जारी की कि उनको इतलात आ रही हैं कि भारत कोई कश्मीर के अंदर बड़ी तब्दीली करने वाला है एक दफा फिर। मैंने कोशिश की कि जानने की कि वो फर्दर क्या तब्दीलियां ला सकते हैं। एक तो वजह यह बताई गई कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर हालिया दिनों में वहां पर जो भारतीय अफवाज हैं उनकी बड़ी मूवमेंट, जब 5 अगस्त 2019 का इकदाम लिया गया था तो उसको भी बड़ा खुफिया रखा गया था। पहले ब्लफ किया गया था कि शायद वहां पर मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने ऐलान कर दिया कि कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया जा रहा है। तो अब मेरे जो ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान प्रीएम्प्ट कर रहा है कि अगर भारत को तब्दीली लाना चाह रहा है तो हम पहले से उसको प्रीएम्प्ट कर। तो मेरे ख्याल में कश्मीर के हवाले से भी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहे। अगर आप वाकई बिल्कुल पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हम भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वो ताल्लुकात किन शराइत पर होने चाहिए? अगर हम भारत ने 5 अगस्त 2019 को जो इक़दामात लिए और अगर वो फर्दर स्टेप्स लेने जा रहे हैं, अगर हम उनको टेसिटली उनको मान लेते हैं और उनके साथ फिर एंगेज करते हैं तो यहाँ पे फर्दर अगर आप कोई इसमें एक्सपेक्टेशंस क्या है कि क्या कोई वहां पे आईनी तब्दीली भारत करना चाह रहा है? क्या जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है उसको फर्दर वो डिवाइड करना चाह रहे हैं सब रीजन्स की जो पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है जिन इलाकों में उसको डिवाइड किया जाए एथनिक बेसिस के ऊपर? हमारे ख्याल में तो वर्स्ट वो जो उसने स्टेप लेना था ऑलरेडी ले चुका है। बिल्कुल वर्स्ट ले चुके हैं, लेकिन कुछ ज़रा अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। वो ये कह रहे हैं कि इवन के वो अब फर्दर पहले तो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को उसकी डिवीजन की जम्मू कश्मीर लद्दाख, अब वो कह रहे हैं कश्मीर की इतनी फर्दर डिविजन्स करना चाहते हैं कि लोग इवन कश्मीर का नाम तक भूल जाएं। मतलब उनकी तरफ से ये गैर मुसद्दका इतलात हैं, मतलब जो कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस तो पहले तो हमें ये जो अब खदशा है, पहले तो अगर भारत इसके हवाले से कोई कन्वे करता है कि नहीं जी हम फर्दर कोई स्टेप्स नहीं लेने जा रहे, क्योंकि कल भी दफ्तर खारजा ने अपनी जो हफ्तावार ब्रीफिंग है उसमें बड़ा वाज़ेह किया कि अगर भारत फर्दर कुछ स्टेप्स लेता है तो
तो इससे जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं पहले ही खराब हैं, वो फर्दर डाउनग्रेड होंगे। लेकिन क्या भारत हमारी बात मानेगा? जुमे के दिन दो डेवलपमेंट्स हुई। पहले अमित शाह जो उनके वज़ीर दाखिला हैं, उनके साथ आकर मुलाकात की। उनके जो कश्मीर के मकबूजा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद फिर फ़ौरन ही एक मुलाकात शुरू हुई नई दिल्ली में, जिसमें शिरकत की जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत दोवल, रॉ के जो सरबराह है, रॉ के चीफ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इसी तरह इंडियन आईबी, उनके जो सीपीआरएफ जो रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसी तरह उनके जो जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जम्मू एंड कश्मीर, इनकी मुलाकात हुई और ये इशारा दे रही है कि भारत कश्मीर में क्या करने जा रहा है। भारतीय आर्मी के कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस 2 दिन नई दिल्ली में जारी रही और इसने जायजा लिया कि भारतीय फौज की इस वक्त ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कैसी है, कि अगर कोई महाज गर्म हो जाए, कोई लड़ाई छिड़ जाए तो किस पोजीशन में है भारतीय फौज। इस हवाले से इन्होंने चीन और पाकिस्तान के हवाले से ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का जायजा लिया और तजावीज़ ली कि क्या करना चाहिए चीन और पाकिस्तान की अफवाज का मुमकिना तौर पर रास्ता रोकने के लिए। कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शरीक था? कॉन्फ्रेंस में सीनियर ऑफिसर्स ऑफ आर्मी शरीक थे, जिसमें उनके जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी शामिल थे। तमाम के तमाम कमांडर्स मौजूद थे, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स मौजूद थे और आर्मी हेडक्वार्टर्स में मौजूद जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इस कोर कमांडर इजलास में शिरकत की। और ये याद रहे कि भारत में जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है वो साल में 2 मरतबा होती है। अगर कोई बहुत ही हंगामी सूरत हाल ना हो तो 2 मरतबा ये बाई एनुअल फीचर है इंडियन आर्मी का। और इसमें 2 मौज़ूआत थे, एक था चीन और एक था पाकिस्तान की। हुआ क्या कि मनोज सिन्हा, मैंने आपको बताया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर के, वो अमित शाह के साथ मिले और अमित शाह से जो मुलाकात है उसके फ़ौरन बाद मुलाकात हुई, जिसमें अमित शाह के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनके शरीक थे अजीत दोवल, जो होम सेक्रेटरी हैं अजय भल्ला वो शामिल थे, AK भल्ला, और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है IB इंडियन IB, उसके डायरेक्टर अरविंद कुमार, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो चीफ हैं समंत कुमार गोयल, वो इसमें शामिल थे। और जो इनके CPRF के चीफ हैं जनरल कुलदीप सिंह और JNK DGP दिलबाग सिंह, ये इस मुलाकात में शरीक थे। और कश्मीर के हवाले से एक चीज़ तो वो है जो वो सामने लाते हैं, और एक वो सवालात और ख़दशात हैं जो रीसेंट मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स है मकबूजा वादी में, जिसके हवाले से मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ। उसकी वजह से कुछ खदशात हैं और ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 प्लान्स एक्टिवली डिस्कस हो रहे हैं कि या तो हिंदू पंडितों को लाकर वादी में, जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ पर उनको आबाद किया जाए और जो डेमोग्राफी है, आबादियाती तनासुब है मकबूजा वादी में, उसको तब्दील कर दिया जाए। लद्दाख को जो है बात हो रही है कि शामिल कर दिया जाए भारत में बतौर एक रियासत, प्रॉपर एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाए यूनियन टेरिटरी की बजाय। और इसी तरह जो कश्मीर है उसको 2 या 3 हिस्सों में बांटने की, और उसका एक हिस्सा लद्दाख में, 2 हिस्से, यानी ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, थियरीज हैं। फिलहाल जो पूरी स्टोरी है 2019 के बाद की स्टोरी, ये कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी ऑफ बिट्रेल है ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, हमें लेट डाउन किया, और ज़्यादा नरम ज़ुबान में कहते हैं कि हमारी पीठ में खंजर जूं। तो ये इस हवाले से अगर आप देखें तो ये तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी बिल्कुल कामयाब रही है और उसके रिजल्ट आपने देख लिए। मोदी साहब का कश्मीर का जो दौरा है, अल्टीमेटली इट्स देयर कंट्रोल्ड एरिया, वहां पे जाना, उस पर इतना वबेला करना डजंट मेक एनी सेंस। ये 370 के सस्पेंशन के बाद पहला दौरा था। आज़ाद कश्मीर में जो बेरोजगारी की शरह है वो जम्मू कश्मीर से ज्यादा है। वैसे आप अगर स्टैट्स को कंपेयर करके देखें, वहाँ की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये चीज़ें हैं वो यहाँ से बेहतर हैं। वहाँ की सड़कें देख लें, एयरपोर्ट्स देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, ये चीज़ें अगर यूनिवर्सिटीज़ देखें, कंपेयर करके देखें तो वो मुकाबला ही नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई कश्मीर का जो
प्योरली अगर आप डेवलपमेंट देखो ना तो सिर्फ इंडिया ने किया है। और ऐसा नहीं कि 2014 के बाद ही, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई। नो डाउट डबल ट्रिपल या फिर अब 10 गुना कह सकते हो कि उसमें अब मेहनत की जा रही है। लेकिन 1947 के बाद कश्मीर को एक भारत का भिन्न हिस्सा या फिर कहे कि इमोशनली भिन्न हिस्सा बनाने का प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? उसके बाद यही कि भाई पाकिस्तान की तरफ से जो एक रिलीजन के नाम पर, जो एक मज़हब के नाम पर जो एक ब्रेन वॉश किया जाता था ना, उसको अब कोई मतलब कि कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि भाई पाकिस्तान के साथ ठीक यहाँ पर बैठकर हम रिलेशन सुधार सकते हैं, अब वो भी नहीं हुआ, तो उसके बाद आखिरी मौका यही था, मतलब आखिरी ऑप्शन यही था कि भाई 370 और 35 को जो किया गया, मतलब जिसको हटाया गया, और उसके बाद जो अब डेवलपमेंट किया जा रहा है, और कश्मीरी लोगों के पास भी अब ऑप्शन नहीं बचा है। हालांकि अब ये चीज़ है कि वुलिंगली एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको कि भाई डेवलपमेंट या फिर रोज़गार या फिर यही जो सारी चीज़ है वो काम आने वाली है। तो यही बात हो रही। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। के लिए आप क्या समझते हैं, नरेंद्र मोदी साहब का या बीजेपी की सरकार का इस वक्त प्लान क्या है कश्मीर में? आपकी रीडिंग क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जितना पैसा आज तक 70-75 साल में पहले लगा, उससे अब डबल पैसा मैं लगाने जा रहा हूँ। जितना पहले माजी में लगता रहा उससे कई गुना हम पैसा लगाएंगे सिर्फ, और ये जल्द ही लगाएंगे। तो आप ये जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है इसको कैसे देखते हैं सर? और सुनने में आया कि इलेक्शन भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई डायलॉग किसी किस्म का होता नजर आ रहा है, या कि अगर ये फेडरल सब्जेक्ट बन गया तो अब ये कुछ नहीं हो पाएगा? देखें, जहां तक मोदी साहब की स्ट्रेटजी है वो इस हद तक तो बिल्कुल कामयाब रही है कि जो उन्होंने ये जो कनेक्टिंग एक राब्ता था उसको तोड़ा है। वहाँ पे जो तहरीक चल रही थी या अनरस्ट था, और उसके हवाले से इस तरफ से जो उसको सपोर्ट हो रही थी या यहाँ से होके तो जो उसको फ्यूल अप किया जाता था। आज़ाद कश्मीर में जो बेरोजगारी की शरह है वो जम्मू कश्मीर से ज़्यादा है। वैसे आप अगर स्टैट्स को कंपेयर करके देखें, वहाँ की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये चीज़ें हैं वो यहाँ से बेहतर हैं। वहाँ की सड़कें देख लें, एयरपोर्ट्स देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, ये चीज़ें अगर यूनिवर्सिटीज़ देखें, कंपेयर करके देखें तो वो मुकाबला ही नहीं बनता। उस हवाले से ज़ाहिर है इस तरफ का खिता जो है वो मोस्ट अंडर डेवलप, बल्कि एक हवाले से बिल्कुल ही जो है वो पीछे रहा हुआ खिता है। जो पूरी स्टोरी है 2019 के बाद की स्टोरी, ये कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी ऑफ बिट्रेल है ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, हमें लेट डाउन किया, और ज़्यादा नरम जुबान में कहते हैं कि हमारी पीठ में खंजर झोंका है। तो अब हम जो है वो पाकिस्तान के कहने पे वो यूं में स्याह बनाएं या यूं में सफ़ेद बनाएं या यूं में सुर्ख बनाएं, उनके कहने पे ना हमने अब जुलूस निकालना है, ना कोई लड़ाई लड़नी है, और ना कोई बंदूक उठानी है। तो ये इस हवाले से अगर आप देखें तो ये तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल कामयाब रही है, और उसके रिजल्ट आपने देख लिए कि पाकिस्तान उधर तो डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, यूनिवर्सिटियाँ आ रही हैं, हमारे यहाँ तो ना एयरपोर्ट है कश्मीर में, ना रेलवे है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सारा कश्मीर उठ के लाहौर, कराची, रावलपिंडी और इधर आ रहा है, क्योंकि जॉब्स यहाँ पे हैं, यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे हैं। तो पाकिस्तान कितनी को देर ये नैरेटिव को बेच सकता है? क्योंकि अब इसमें इतनी जान नजर आती नहीं, क्योंकि एक तरफ आपको डेवलपमेंट नजर आ रही है, दूसरी तरफ आपको ये कहा रहा है यौम सियाह मनाएं। तो इस नैरेटिव पाकिस्तान को क्या करना चाहिए मजीद, ताकि कोई नई बात सुनाए, और जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना, कोई नवा मंजन बेचो, मतलब यू हैव टू मूव ऑन। नहीं, इसके लिए नया मंजन यही है कि पाकिस्तान की जो इस तरह की पॉलिसी है, देखें ये जो यूनिवर्सिटियां वहाँ पे या मेडिकल स्कूल या सड़कें या ये जो माशी एक फ़र्क है उस तरफ के कश्मीर में भारतीय ज़ेरे इंतजाम वो कोई रातों रात नहीं हो गया। मिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए हैं कश्मीर, उसके ऊपर बड़ी उन्होंने किया कि जी हम इसको, जैसे मैंने आपको कहा कि धोखा है ये, और बड़ा नाराज हुए इस बात पे, मुस्तरद कर दिया इन्होंने। अच्छा, और दूसरा जो स्टूडेंट्स का मामला उन्होंने मना कर दिया, तो इसके ऊपर भी जो है वो नाराजगी का इजहार किया गया कि क्यों मना किया। आप कैसे देख रहे हैं ये दोनों? क्योंकि ये लग रहा था ना कि ये नई हुकूमत आएगी तो दोनों के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में मोदी साहब का कश्मीर का जो दौरा है अल्टीमेटली इट्स देयर कंट्रोल्ड एरिया, वहां पे जाना, उस पर इतना ववेला करना डजंट मेक एनी सेंस। ये 370 के सस्पेंशन के बाद पहला दौरा था इसमें। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स के वहां पे तरक्याती प्रोजेक्ट्स के ऐलान किए वहां उन्होंने जाके,
तो ये इस हिसाब से ये पहले क्या होता था गुज़श्ता 30 सालों में कि वहाँ पे गोलियां चल रही हैं, दहशतगर्दी हो रही है या मार दाड़ हो रही है या वायलेंस है या तशद्दुद है, तो यहाँ से उसके हक में इसी तरह कभी यूम सियाह के नाम पे, कभी यूम सॉलिडारिटी के नाम पे, कभी किसी मजहबी दिन के नाम पे उनके हक में यहाँ पे जलसे और जुलूस निकल रहे हैं और चंदे हो रहे हैं और उनके हक में तकरीरें हो रही हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर जो है भारत के ज़ेरे एहतमाम, वो उसको इस हालत तक पहुंचाया गया। और वो जब इस हालत में पहुंचा तो जो मोदी साहब ने ये ड्रास्टिक एक्शन किया 5 अगस्त 2019 में उसने इस प्रोसेस को डिसकंटिन्यू किया और वहाँ के लोगों ने रियलाइज किया कि भाई हमारे ऊपर इतनी बड़ी क़यामत गुजर गई, तो वहाँ पार की तरफ से तो वो उसी तरह खड़े हैं, कहते हैं हम आपके पीछे खड़े हैं, तो अब इस तरह हमारे पीछे खड़े होने का हमें फ़ायदा क्या है, जिसके नतीजे में आप यूं समझ लें कि डिस्कनेक्ट जो है वो हो गया और जिसकी वजह से वहाँ सूरत हाल में बेहतरी आई। चूँकि 2019 के बाद वहाँ पे कोई डेवलपमेंट के हवाले से कि पाकिस्तान ने जो रोल पर वहाँ पे अदा किया, उसकी मौजूदगी में वो समझते हैं कि हमें बिट्रे किया गया, हमारे साथ बहुत बड़ा जो है वो ज़्यादती की गई और हमारा जो टाइम था मोस्ट सीरियस ट्रायल था उसमें आके तो ये लोग या तो खामोश हो गए या इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मुनाफिकाना किस्म की पॉलिसियाँ अपनाई हैं। और अब आप खुद देखेंगे पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ और दूसरे लोग अब ये तकरीरें कर रहे हैं कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया जी, क्योंकि जो कुछ है इमरान साहब ने 2019 के बाद किया उसमें वाहिद काबिल ज़िक्र चीज़ जो है उन्होंने एक तकरीर की जो कि गुज़श्ता 70 साल से हर साल यूनाइटेड नेशन की जनरल काउंसिल में असम्बली में जो है वो होती है। आप पीछे से देख के जाएं, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर या सदर नहीं गुजरा होगा जिसने तकरीर नहीं की है। तो इसके अलावा आप मुझे एक बात बता दें कि उन्होंने कहीं कोई वफद भेजा हो, किसी मुल्क के किसी सरबराह से कोई मुलाकात की हो या डायरेक्टली इंडिया को इस हवाले से जो कश्मीर पे क्रिटिसिज्म का, सवाए इसके कि जब जब उनको ज़रूरत पड़ती रही अपनी पॉपुलैरिटी के हवाले से तो वो इसका नाम लेते रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये कहा गया कि जो मयारी तालीम है उससे क्यों रोका जा रहा है। तो आप नहीं समझते, आप तो जिस जगह पे बैठे हैं आप जानते हैं सारी दुनिया की जो एजुकेशन सिस्टम है, पाकिस्तान का एजुकेशन तो किसी ऐसी लाइन में नहीं आता, वहां का तो एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेहतर समझा जाता है। देखिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इज मच बेटर देन पाकिस्तान। आप मुझे ये, मैं छोटा सा उसका कंपैरिजन अमेरिका के साथ तो कंपैरिजन करके उसका किया नहीं जा सकता। आप मुझे ये देखिए पाकिस्तान में आपके कितने इंग्लिश चैनल मौजूद हैं? 0। एक भी नहीं, सिर्फ एक वर्ल्ड है बस। वही तो, आपके कितने इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं? आपके कितने पाकिस्तानी शहरी इंग्लिश बोल सकते हैं जो कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है? और आप मैं चले छोड़े, आप इस्लामिक साइड पे चले जाते हैं, आप कितने लोगों को खैर अरबी जबान के आने की आप पूछें कभी किसी को नमाज तर्जमे के साथ आती है तो नहीं आती, बड़े कम लोगों को आती। तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमने अपनी रेट ऑफ लिटरेसी तो सिर्फ यहां तक रखी हुई है कि कोई भी बंदा जो साइन कर सकता है वो एजुकेटेड है, वरना तो पाकिस्तान के अंदर तालीमी अदारों के हालात खराब है। और इंडिया की आर्मी बढ़ती जा रही है, उनकी इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है, उनके बजट्स ग्रो करते जा। अब कितने साल हो गए, 2 सदियां हो गई हैं मेरा ख्याल है, 90s से उनकी फौज वहां बैठी है, कम से कम 25 ईयर्स 30 ईयर्स हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको, इट मेक्स नो डिफरेंस टू देम। अब वो उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के वो वेपन्स ले रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई गड़बड़ हो भी तो आपकी जो ऑफेंसिव कैपेसिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो देयर इज नो वे अफगान तालिबान को भी इंडिया सपोर्ट करेगा, आप देख लीजिएगा कि जी हमने इंडिया को निप कर करके इंडिया को हमने बड़ा तंग करना है कश्मीर के अंदर, और वी विल एरोड इंडिया विल प्ले अ वेरी बिग प्राइस फॉर। वो सही है अपनी जगह, मगर एक्चुअली वी आर द वंस हु एंडेड अप पेइंग द प्राइस। हम कश्मीर में तो कुछ नहीं कर रहे, मगर वो बलूचिस्तान में और टीटीपी वगैरह को बहुत कुछ हेल्प कर रहे हैं। तो हम कुछ को भी ठंडा करना चाहेंगे तो जरा इनके साथ तल्लुकात बनाने चाहिए, नॉर्मलाइज करें, बड़ी तकलीफ होगी। नमस्कार दोस्तों, अब बहुत समय बीत चुका है इंडिया और पाकिस्तान को कश्मीर को लेकर, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बदली है और वो है इंडिया का ग्रोथ। इंडिया का ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है, इंडिया का ग्रोथ बहुत ही एक अलग लेवल का हो रहा है और 2014 के बाद इसमें बहुत ही अलग लेवल की स्पीड आ चुकी है।
ऑब्वियसली अब इंडिया यहाँ पर ग्रो अच्छे से या फिर ज़्यादा से कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये अगर आप कह सकते हो कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफेंस में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में ये हो सकता है। देखिए 1947-48 में हमने आधा कश्मीर छोड़ दिया, आधा मतलब 30% कश्मीर छोड़ दिया। 65 में हमने लाहौर छोड़ दिया। 71 में हम 90,000 सैनिक हमारे पास थे, फिर भी हम वो जो कश्मीर ले सकते थे उनके बिना पर कि 90,000 सैनिकों को वापस लौटा देंगे और इसके बदले आप कश्मीर खाली कर दो। और कारगिल में हम ये कर सकते थे कि गलती उन्होंने कर दी थी तो कश्मीर का कई सारा एरिया हम ले सकते थे, लेकिन फिर भी हमने वो नहीं किया। लेकिन अगर मान लीजिए कि अब यहाँ पर फुल फ्लैज वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो सिचुएशन क्या होगी? सिचुएशन ये होगी कि पाकिस्तान के पता नहीं कितने टुकड़े होंगे। बलूचिस्तान, सिंध अलग होगा, सिंधु देश अलग होगा, बलूचिस्तान होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग से देश होगा, POK हम ले लेंगे। और आज का जो पंजाब बचा है उसमें जो बची कुची जो ज़मीन होगी उसमें होगा आज का पाकिस्तान या फिर उस समय का पाकिस्तान। तो कहने का मतलब ये है कि अब सिचुएशन बहुत बदल चुकी है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। TTP की सरगर्मियां बढ़ गई, लेकिन अब बलूचिस्तान के अंदर आपने देखा, पहले लाहौर में आपके शहर के अंदर एक दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई जिसकी जिम्मेदारी एक नई बलोच तंजीम जो कि कोई इल्हाक हुआ है BNA, उन्होंने कबूल की। फिर केच के अंदर हुआ, फिर अब ये कल परसों आपने देखा कि 2 बड़े अटैक्स हुए हैं, एक पंजगूर में और एक नौशकी में, और उसकी जो रिपल इफेक्ट्स हैं वो अभी तक आ रहे हैं। लेकिन आप तो पहले भी हमें ये बताते थे, लेकिन अगस्त से पहले जब तक अफगान तालिबान ने टेक ओवर नहीं किया था, तो पूरा जो नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम जो हमारे तज्जियाकार थे वो कहते थे बस अफगान तालिबान आएंगे, NDS वहां से गायब हो जाएगी, राह गायब हो जाएगी, अमरीकी चले जाएंगे, उसके बाद हमारे सिक्योरिटी के मामला हल हो जाएंगे। ये क्या हो गया है? क्या हो गया है? यही होना था जो हो गया है। इनका ख्याल है कि तालिबान इनके पिट्ठू बन जाएंगे। तालिबान अमेरिका के नहीं बने, आपके बन जाएंगे। जाने दें, अफगान तालिबान को भी इंडिया सपोर्ट करेगा, आप देख लीजिएगा। अफगान तालिबान की बातें नहीं सुनी आपने? किस किस्म की बातें कर रहे हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के खिलाफ। और फिर आपको एहसास है इस बात का, हमारे मीडिया बताता नहीं है, मगर अफगानिस्तान के अंदर हमारा ख्याल है कि अफगान पश्तून जो है वो हमारे साथ हैं। एक्चुअली नो, पश्तून तो बिल्कुल छोड़े, अब बाकी भी कोई हमारे साथ नहीं है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पाकिस्तान। हम समझते हमने बड़ी उनकी मदद की है, जो कि की है, मगर हमने मदाखलत भी बहुत की है, हमने फेवर्स भी बड़े प्ले किए, एक के साथ हमने गड़बड़ की है। तो हमारा अपना रोल वहाँ कोई खास अच्छा नहीं रहा। बहरहाल अब इनिशिएटिव हमारे पास नहीं है, तालिबान के पास है। मगर ये कि जी जिस तरीके के साथ कैंप्स के ऊपर हमले किए इन्होंने, ये तो बिल्कुल उस किस्म के अटैक्स हैं जैसे कि कश्मीर मुजाहिदीन इंडियन आर्मी के जो कैंप्स थे कश्मीर के अंदर उनके ऊपर करते थे कि जनाब ट्रक भरा और पहुंच के गेट के ऊपर उठा कर दिया, उसके बाद लोग अंदर आ गए और शूटिंग करनी शुरू कर दी। ये पंजगूर में यही हुआ है। और अब हमें ये पता चलने लगा है कि बहुत सारे ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं बलूचिस्तान में। एक ग्रुप नहीं है, 3-4 ग्रुप्स हैं। हमारी आर्मी तो सारा बलूचिस्तान कवर नहीं कर सकती, और अब हमें टेक्नोलॉजी चाहिए जिसके जरिए ड्रोन्स वगैरह 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 हम करें। तो अब देखिए ना, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, हमारी जो फौजी सोच है वो यही है कि फौजी सॉल्यूशंस होंगी, और दिन ब दिन फौजी सॉल्यूशंस हाथ से निकलती जा रही हैं। हाँ, इंडिया की पहले दिन मुझे याद है 90 की दहाई में हम सेमिनार सुनते होते थे ये फौजियों के और उनके इंटेलेक्चुअल्स के, जो कि उनकी हिमायत करते थे कि जी हमने इंडिया को निप कर करके इंडिया को हमने बड़ा तंग करना है कश्मीर के अंदर, और वी विल एरोड इंडिया, इंडिया विल प्ले अ वेरी बिग प्राइस फॉर। वो सही है अपनी जगह, मगर एक्चुअली वी आर द वंस हु एंडेड अप पेइंग द प्राइस। वी एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, और इंडिया की आर्मी बढ़ती जा रही है, उनकी इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है, उनके बजट्स ग्रो करते जा रहे हैं। वो उनके लिए अब कितने साल हो गए, 2 सदियां हो गई हैं मेरा ख्याल है, 90s से उनकी फौज वहां बैठी है। कम से कम 25 ईयर्स 30 ईयर्स हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको। इट मेक्स नो डिफरेंस टू देम। अब वो उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के वो वेपन्स ले रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई गड़बड़ हो भी तो आपकी जो ऑफेंसिव कैपेसिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो देयर इज नो वे यू कैन कीप द कन्वेंशनल बैलेंस। आपकी इकोनॉमी बैंकरप्ट है और आप कन्वेंशनल बैलेंस की सोच रहे हैं। अमेरिका चला गया जो आके आपको देता था कुछ, सऊदी अरेबिया आपके साथ नहीं है,
तो आप मतलब ये अब दाढ़े बोक गए कि आपने नोटिस किया होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की इमरान खान साहब को समझाने की कि भाई हिंदुस्तान के साथ कुछ कोल्ड वॉर बंद कर दो और हमें जरूरत है तजारत करने की, और ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो बड़ा हॉट है, तो ईस्टर्न बॉर्डर को जरा कूल डाउन करने की। इंडिया बहुत ज्यादा टेररिज्म प्रमोट कर रहा है, कुछ अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जाए तो इस वक्त हम कश्मीर में तो कुछ नहीं कर रहे, मगर वो बलूचिस्तान में और टीटीपी वगैरह को बहुत कुछ हेल्प कर रहे हैं। तो हम कुछ को भी ठंडा करना चाहेंगे तो जरा इनके साथ तल्लुकात बनाने चाहिए, नॉर्मलाइज करें, बड़ी तकलीफ हो रही है। तो खान साहब जो है वो पहले तो तैयार थे, मगर गालियां उन्होंने नरेंद्र मोदी को जाती तौर पे इतनी दी थी, और किस शक्ल से वो नरेंद्र मोदी के साथ बात करें, और वो कैसे नरेंद्र मोदी इनके साथ बात करेगा। तो एस्टैब्लिशमेंट ने इनसे कहा था भाई तजारत छोटी मोटी शुरू कर दो ना, चुप करके। तो खान साहब ने किया भी, फिर भाग गए कि नहीं 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 नहीं, अच्छा मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। डरते हैं ना अवाम से कि अवाम ये ना कहे कि जी आप तो कहते थे मोदी का जो यार है वो गद्दार है, अब आप तो मोदी को जप्पी डाले हुए, आप ये चक्कर क्या है। ये होता है जब आप इस किस्म के इल्जाम लगाते हैं, फिर वो घूम फिर के आपके ऊपर आगे लगते हैं। अब हमारी जरूरत है नॉर्मलाइज करने की, और इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया, उन्होंने कारोबारी लोगों को बुला लिया, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी ताजरों को बुला के उनको कहा यार तुसी गल करो, तुसी शुरू करो इंडिया के साथ बात, तुसी कहो कि जी तजारत होनी चाहिए, ये होनी, एक माहौल बनाए ताकि ये कामयाब हो सके। वो प्राइम मिनिस्टर तो साड़ी गल नहीं सुनी। आपने मियां मंशा का बयान देखा होगा जो काफी मीडिया के अंदर आया, जिसमें उन्होंने यही बात की कि भारत के साथ जो है वो तिजारत जो है वो शुरू करनी चाहिए। जी हाँ, बल्कि देखिए ना मियां साहब बड़े कंजर्वेटिव आदमी, मगर वो हमेशा ही इज बीन इन फेवर ऑफ नॉर्मलाइजेशन, एंड मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी बात कोई नहीं सुनता। अब मेरा ख्याल है उन्हें किसी ने एस्टैब्लिशमेंट ने उन पे हाथ रखा और कहा कि यार गो अहेड बात करो। तो मियां साहब अब खुल के बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बातें होनी चाहिए। ये पता नहीं इमरान खान सुनेगा कि नहीं सुनेगा। वाई वो किताबें लिखी गई है कि जी वाई स्टेट्स फेल, व्हाट इज द फेलियर फेलिंग स्टेट, व्हाट इज द फेल्ड स्टेट, वी हाउ नेशंस कोलैप्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इनको चाहिए ये चीजें पढ़ें और कुछ सोचें कि हम कहाँ ले जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम्स और ये वो नॉनसेंस जो है ना, इससे काम नहीं चलेगा। इमरान खान ये आप समझते हैं आपको बेल आउट करा देगा, बस की बात नहीं।